हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे हैलोएल्केन और हैलोइडिन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम टाइप ऑफ हैलोएल्केन और हैलोइडिन पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उससे भी पहले कुछ हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे और कुछ आईपीएससी नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे। हालांकि यदि आप उस आईपीएससी और कॉमन नेम की रूल जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में जाकर वहाँ पे सर्च करना, देखना कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन का आईयूपीएसी नामांकन और साइक्लोएल्कीन का आईयूपीएसी नामांकन। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे हम रूल मेंशन करने वाला नहीं है, हम यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। डालिएगा हेडिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और अच्छे से इसको लिखो। तुम क्या लिखेंगे? हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का आईयूपीएसी या कॉमन नेम नामांकन। देखिए ये हमारा हेडिंग रहा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। जैसे कि मान लो कि आपके पास CH3 है और यहाँ पे CH है और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है और फिर आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन है और फिर आपके पास यहाँ पे कम करते हैं Cl करो, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपका Cl है, फिर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CCl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 है, ब्रोमीन है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, Cl है, CH3 है, CH3 है, CBr है और CH3 है, CF है, CCl है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, CH3 है, CH है, Cl है और फिर आपका CHBr है और फिर CH3 है। ठीक है, नेक्स्ट CH3 है, CH है और CH है, CH2 है और CBr2 है यहाँ पर और फिर CH3 है। कहता है कि इसका आप नाम लिखिए, आईपीएससी नेम लिखिए, संभव हो तो कॉमन नेम भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि दोनों लिखें, नहीं तो आईपीएससी तो लिखेंगे ही। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी बात करो, आईपीएससी के लिए क्या बताएं कि आप सबसे पहले लंबा चरण ढूंढो, तो यही है ना। उसके बाद यार सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर नज़दीक, बेटा इधर से ही करेंगे या इधर से करो, एक ही बात है। तो 2 क्लोरो और क्या होता था, प्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो बताए थे आपको क्या कि यदि प्रोपेन से 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है उसको हम आइसोप्रोपाइल बोला करते हैं। तो यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकल गया है तो यह क्या बना, आइसोप्रोपाइल, और Cl हो गया तो क्या हो गया, क्लोराइड। तो इसका जो कॉमन नाम हो गया, जिसको हम साधारण नाम बोलते हैं, साधारण नाम, वह क्या हो गया आपका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे यदि हम बात करें तो सिंपली है, आप लंबा चरण यहाँ ढूंढोगे तो 1 2 3, तो 1 2 डाई क्लोरो और 3 है तो क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, याद कीजिए इसी को हम बोला करते थे विसिनल डाई हाइलाइट। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, विसिनल डाई हाइलाइट क्लोराइड है तो क्लोराइड बोल दो। इसी का एक कॉमन नेम जो होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं इथिलीडिन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथिलीडिन क्लोराइड। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें CH3, CH और Cl, तो याद कीजिए इसमें हम आपको डिस्कस किए थे कि आपका जेमिनल है, याद आ रहा है ना। एक काम करो, यहाँ पे इथिलीन डाई क्लोराइड कर लो, इथिलीन
डाइक्लोराइड कॉमन नेम। इसमें आ जाओ, इसमें यदि हम बात करें तो 1,1 और फिर आपका क्या हो गया 1 2, तो डाई और क्लोरो, यही बोले थे ना। और बेस में 2 कार्बन है तो क्या हो गया इथेन हो गया। फिनिश। अब आ जाओ, इसको हम बोल सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, क्लोराइड है तो क्लोराइड बोल दो। इसी का जो साधारण नाम होता है कॉमन नाम, सी मतलब कॉमन, एन मतलब नेम, हिंदी में बोलो साधारण नाम, इज इक्वल टू जो इसका साधारण नेम होता है इसको हम बोलते हैं इथिलीडीन, इथिलीडीन क्लोराइड। ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ आइए, इसकी बात करें तो आपका लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही हो गया 1 2 3, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है। यदि हम बात करें इसमें तो आप पाओगे कि आपके पास इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है, देखो तो याद कीजिए, इसी को तो हम बोला करते थे ना एलाइलिक हाइलाइड, तो हम बोल सकते हैं ना कि एलाइलिक और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2, तो 1 क्लोरो और इथिन, याद कीजिए इसी को हम बोलते थे विनाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत, यहाँ आ जाइए, इसको क्या बोलोगे तो 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट, यह सब दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो हो गया आपके पास 2 मिथाइल है और 2 ब्रोमीन है, दोनों अलग अलग। तो पहले कौन आता है तो बी आता है, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो और फिर आपका 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। याद करो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है ना, यह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था तो इसको हम क्या बोला करते थे टर्शरी ब्यूटाइल ना, और ब्रोमीन है तो क्या हो गया ब्रोमाइड। यह इसका कौन सा नाम हो गया, साधारण नाम हो गया। वहाँ ये आपके पास 1 कार्बन और यहाँ पे 4 क्लोरीन दे दिया हुआ है। देखो अब क्या करना है, इसको हमको 4 हाइड्रोजन है, नॉट क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन है। तो एक आपको पता ही है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों को अरेंज कर लो। तो आप देखो कि चारों अलग अलग है, तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आयोडो और 1 कार्बन तो क्या हो गया मीथेन। क्लियर। यहाँ भी वही चीज़, देखो तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, देखो तो CH3 CH और यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे CHBr और CH3, इधर से 2 पे C मिल रहा है, उधर से 2 पे B मिल रहा है, बेटर तो यही है। तो 1 2 3 और 4 तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसका कोई पार्टिकुलरली कॉमन नेम नहीं होता है। इसकी बात करते हैं, देखो तो CH3 CH मतलब CH के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट है आपका CH2 और C के पास 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे है और एक ब्रोमीन यहाँ पे है, और फिर CH3। तो आप पाओगे कि इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर, तो बेटर तो यही है 1 2 3 4 5 और 6। तो आप दिखाई देगा कि 5 पे डाइब्रोमो और 6 यानी कि हेक्स और 2 और क्या हो गया ये। क्लियर। चलिए तो कुछ हैलो एल्केन्स हो गया। अब कुछ हम लोग हैलो एरिन का IUPAC नेम देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान रखना है, इसको कॉमन नेम को भी ध्यान में लेकर चलिएगा। हम लोग अगला देखते हैं हैलो एरिन के बारे में। यदि हम बात करें हैलो एरिन की कुछ IUPAC नेम की और कॉमन नेम की, IUPAC एंड कॉमन नेम।
देखिए सिंपल है, हालांकि रूल वगैरह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग डिस्कस क्या किए थे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन, वहाँ पे तो हम हेलोएरिन की चर्चा कर चुके थे। अब देखो यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे कि मान लीजिए डायरेक्ट हम विदाउट रूल, कुछ रूल को यहाँ मेंशन हम नहीं करने वाले हैं, सीधे हम एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, आपसे हम कहेंगे इसका नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे? देखो तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और क्या हो गया बेंजीन। क्योंकि याद कीजिए हम क्या बताए थे आपको कि जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन पे यदि हम हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दें, इसी को हम बोला करते हैं हाइलोबेंजीन। इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है हाइलोएरिन। तो हाइलो मतलब ब्रोमो और ये बेंजीन, तो बेंजीन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी बेंजीन पे आपको यहाँ पर क्लोरीन दिखाई दे Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी बेंजीन पे यदि ब्रोमीन दिखाई दे, ब्रोमीन तो मैं यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, यदि आयोडीन हो तो इसको हम क्या बोलेंगे आयोडोबेंजीन। ठीक है, यदि हम यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दें तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी पे याद करो CH3 जुड़ा हुआ हो, तो इसको तो हम सिंपली क्या बोला करते थे? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। इसी को हम एक और नाम दिया करते थे जिसको हम बोला करते थे टॉल्विन। क्या बोलते थे? टॉल्विन। अब जरा सोचो, एक और चीज़ वहाँ पे हम मेंशन किए थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यह बेंजीन है, इस बेंजीन पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई स्टैंडर्ड ग्रुप है, इसकी प्योरिटी हाई होती है, उसको हमको लेकर चलना होगा। मान लो यहाँ पे ग्रुप है, इस ग्रुप के ठीक सामने वाली जो कार्बन है ना, जो इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, इसके ठीक सामने वाला कार्बन यही है ना, तो इस ठीक सामने वाले कार्बन यानी कि ठीक सामने वाले पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। पैरा। ठीक है, इसके जस्ट अगल बगल वाले कॉर्नर पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन आपका बच गया है, इसको हम बोला करते हैं मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन। तो आप कहीं पे ग्रुप लगा दो, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे बाई द वे ग्रुप लगा हुआ हो, ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पे यदि हम यहाँ पे CH3 को यूज कर दें, या जो भी हो, यहाँ पे यदि कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के ठीक सामने वाला पोजीशन यही है ना, तो इस ठीक सामने वाला पोजीशन को हम बोल देंगे पैरा पोजीशन। अगल बगल वाले को बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो स्थिति, और जो बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं मेटा स्थिति, मेटा पोजीशन। इसको आपको ध्यान रखना, कई बार इस फॉर्म में भी आपको नेम लिखा हुआ मिल जाता है। इसी की मान लीजिए कि आपका यह बेंजीन है, इस बेंजीन पे यदि हम यहाँ पे यूज कर लें, मान लो कि यहाँ पे आपका NH2 है, तो याद करो इसका नाम हम बोला करते थे कि यह आपका क्या है? एनिलीन है। क्या है आपका? एनिलीन। अब मान लो कि इसी NH2 पिक में NH2 है और यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रोमीन। अब कहें कि आप इसका नाम लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो आप पाओगे कि ये जो ग्रुप है ना, देखो ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है, और यह एक फंक्शनल ग्रुप है और यह एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो NH2 और ब्रोमीन में का जो प्योरिटी, मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है और जो अमोनिया ग्रुप है, इसमें जो प्योरिटी होती है वो ज़्यादा किसकी होती है? अमोनिया की। तो इस ग्रुप को हमको क्या मानना होगा? स्टैंडर्ड मानना होगा। जब हम इस ग्रुप को स्टैंडर्ड मानेंगे तो इसके देखो तो
इसके सामने वाले को पैरा, अगल बगल ऑर्थो जो बचा हुआ मेटा, तो मेटा पोजीशन पे क्या है आपका ब्रोमीन है, तो क्या लिख देंगे हम लोग मेटा ब्रोमो। और इसका जब नाम आप लिख दिए हो तो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, एनिलीन तो लिख ही सकते हो ना। देखो इस पूरे को एनिलीन नहीं लिख सकते हो, और मेटा पे ब्रोमीन है तो हम लिख दिए क्या मेटा ब्रोमो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बेंजीन है और इस बेंजीन पे यहाँ पे हम CH3 को जोड़ दें और यहाँ पे आपको Cl जोड़ दें, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको हटाओ तो पूरा टॉल्विन है ना, यहाँ पे Cl है तो आप लिख सकते हो ना कि ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन। क्लियर। इसको देखिए बेंजीन है आपका, आपको पता है कि बेंजीन पे जब CH3 जुड़ता है तो इसको टॉल्विन बोलते हैं। यदि आप टॉल्विन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो इसको हम बेंजाइल बोला करते थे, और इसी बेंजाइल में यदि हम क्लोरीन को लगा दें तो यह बन जाता है क्या बेंजाइल क्लोराइड। तो ये इसका कुछ नेम है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा, इस पैरा और ऑर्थो पोजीशन को भी लेकर चलिएगा। हालांकि पहले भी हम इसको डिस्कस करा चुके हैं जब हम IUPAC नेम पढ़ रहे थे किसका, साइक्लोएल्गिन का, जिसमें बेंजीन वगैरह की चर्चा हम किए थे। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग अब देखते हैं कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। चलिए तो अगला हम बात कर लेते हैं इसी में रिएक्शन इंटरमीडिएट की। जो हम आगे रिएक्शन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आने वाला है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, मतलब कि अभिक्रिया के मध्य में आने वाला, रिएक्शन के बीच में आने वाला, उसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्थिर, उतना ज़्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा, उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो देखो इसमें यदि हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, पहले में हम बात करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। किसकी बात करेंगे हम, कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन, ठीक है। आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कार्बोकेटायन क्या है, कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि कार्बोकेटायन के बारे में बताएं। कार्बोकेटायन को हिंदी में वही चीज़ कार्बोकेटायन लिखा हुआ मिलता है, कार्बोधनायन नहीं लिखता है, जल्दी कार्बोकेटायन है इस पर लिख देता है। तो सोचो कार्बोकेटायन है क्या, तो ध्यान रखना, कार्बन एटम पर यदि कार्बन परमाणु पर धन आवेश रहता है, धन आवेश आता है, तो वह कार्बोकेटायन होता है, तो वह कार्बोकेटायन होता है। कार्बन परमाणु पर धन आवेश आता है तो वह क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। तो मान लो कि हमारे पास यह कार्बन है और यह प्लस चार्ज है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज तो कार्बोकेटायन। सवाल ये रहा है कि प्लस चार्ज आया तो कैसे आया, तो देखो आपको स्पष्ट है ना, यदि आप लोग और भी लोअर क्लासेज में क्लास 11th में यदि आप लोग पढ़े हो तो याद करो वहाँ पे हम क्या बताए थे कि हम मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, एटॉमिक नंबर 11। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, याद करो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर रहा था तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था ना। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर रहा था तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज 2+ आ रहा था। एल्युमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर रहा था एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आ रहा था, 3+ आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। जैसे कि मान लीजिए ज़रा सोचो, यह आपका CH3 है और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लोरीन। क्या लगा दिए हम, क्लोरीन। ज़रा सोचो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H। अब देखो अभी हम क्या बोले कि कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कार्बोकेटायन मतलब कि प्लस चार्ज। जरा सोचो कि कार्बन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो 4 होता है ना,
मतलब कि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, कार्बन की टेंडेंसी तो वही है ना। लेकिन आखिर ये क्या करेगा यहाँ, और जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वह चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहिए उसको, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ज़रा सोचिए, यदि हम इस कार्बन से इस क्लोरीन को जोड़ दें, फ्लोरीन को जोड़ दें, ब्रोमीन को जोड़ दें, आयोडीन के जोड़ दें, तो ज़रा सोचो, आपको पता है ना कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वह कितना होता है कार्बन के लिए 2.5, और जो क्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह कितना होता है 3.0, फ्लोरीन का कितना होता है 4.0, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इसी का है, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6। बोलो, यही बात थी ना। अब जरा सोचो कि जो आपका, मान लो कि हम यहाँ पे क्लोरीन को ही ले रहे हैं, बाकी सब थोड़ा देर के लिए हटाते हैं, लेने के लिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो कार्बन एटम है और जो क्लोरीन एटम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता 3.0। तो सोचो कि किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जाहिर सी बात है क्लोरीन का अधिक है। और सवाल ये रहा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है। देखो यहाँ पे छोटा सा टर्म है, इसको मेंशन कर देना है, विद्युत, हालांकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी मतलब कि आदत, इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक, मतलब कि अधिक, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तो सोचो, कार्बन का 2.5, इसका कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू होता है 4.0, क्लोरीन का क्या होता है 3.0, नाइट्रोजन का होता है 3.0, ऑक्सीजन का होता है 3.5, फिर से आपका ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन होता है 2.6, ठीक है, मैग्नीशियम होता है 2.1, कार्बन होता है 2.5, ठीक है, और बहुत सारा है। चलो, तो कार्बन और क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसके पास, क्लोरीन के पास ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। देखो, यह तो सबसे अधिक यही है ना कार्बन और क्लोरीन में। जैसे क्लोरीन अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेचारा कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसको चलो ले जाओ, चूँकि इसके पावरफुल है ना ये। तो जैसे यह कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो CH और इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर लोन पेयर के साथ हाजिर हो गया। देखो देखो, तो यहाँ पे जो कार्बन पे कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस चार्ज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं CH3+। तो क्या कार्बोकेटायन बना कि नहीं बना, और ध्यान रखिएगा इसको, CH3+, इसको हम बोल देंगे सिंपली, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो इसको हम बोल देंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या बोल देंगे इसी को हम, मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। CH3, CH2 और प्लस चार्ज, इसको यदि ऐसा कुछ मेंशन हो, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो यह माइनस चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, उसी प्रकार से रेंज होगा। तो इसको हम बोल देंगे इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यदि CH2 हो, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2+ हो, याद कीजिए जब हम हेलोएल्केन और हेलोडीन का फर्स्ट लेक्चर में, जिसके पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, इसका टाइप पढ़े थे ना। तो टाइप में क्या बोले थे, यहाँ पे मान लो कोई हेलोजन ग्रुप हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी हो, तो इसको हम क्या बोला करते थे, एलाइलिक हैलाइड ना, एलाइल हैलाइड। तो यदि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से हेलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एलाइलिक कार्बोकेटायन, या और अच्छा से लिखो हिंदी में स्पष्ट रूप से, एलाइलिक कार्बोकेटायन। बोलो, ठीक उसी प्रकार से याद कीजिए, इसको विनाइलिक बोलते थे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप था। तो इसमें यदि हम यहाँ पे प्लस चार्ज दे दें, इसको हम बोल देंगे विनाइलिक कार्बोकेटायन।
विनिलिक कार्बोकेटायन। क्लियर। यदि मान लो कि ऐसा हो CH3, CH पे प्लस चार्ज हो और यहाँ पे CH3 हो, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो तो यहाँ पे 2 डिग्री है ना, और 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, मतलब जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन प्रोटॉन वो लेकर चला गया है। तो याद करो जब ऐसे होता था तो इसको हम क्या बोलते थे? आइसोप्रोपाइल ना, आइसोप्रोपाइल, और प्लस चाहिए तो क्या बोल देंगे? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो कि ऐसा हो CH3, CH और फिर CH3 और इसके ऊपर भी CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज, याद कीजिए इसको हम बोला करते थे टर्शरी ब्यूटाइल ना, प्लस चार्ज हो गया तो क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्लियर। टर्शरी को हिंदी में टर्शरी लिखोगे, TERT का मतलब क्या? टर्शरी। इसका एक्चुअल में इसका हिंदी होता है तृतीयक, और तृतीयक ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हो। तृतीयक इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, उस कार्बन के 3 डिग्री वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन हट गया है वहाँ से, तो उस जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जो कार्बोकेटायन क्रिएट हुआ, उसको हम बोल देंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग टाइप ऑफ कार्बोकेटायन की चर्चा कर लेते हैं। कार्बोकेटायन कितने तरह का होता है? चलिए तो अब हम देख लेते हैं कार्बोकेटायन की प्रकार। कार्बोकेटायन की प्रकार देखो, जनरली हम बात करें तो कार्बोकेटायन 3 तरह से होता है। पहले वाले को बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। दूसरे को हम बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और फिर तीसरे को हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। देखो 1 डिग्री का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, पहले ढूंढो। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब हम क्या बताए थे कि जब एक कार्बन प्रत्यक्ष रूप से किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन बोला करते थे। जब एक कार्बन प्रत्यक्ष रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको 2 डिग्री बोलते थे। जब एक कार्बन प्रत्यक्ष रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको हम 3 डिग्री कार्बन बोलते थे। सेम कहानी यहाँ भी है। अब जरा देखो इसको हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो 1 डिग्री कार्बन पे, 1 डिग्री कार्बन पर धन आवेश आता है तो उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सवाल यह रहा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब कि 1 डिग्री कार्बन है क्या? देखो तो यदि हम आपसे कहें कि CH3 और CH3 में 1 डिग्री कार्बन कौन है? दोनों है। यदि हम यहाँ से H2 को हट चुके, देखो एक कार्बन एक ही से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे एक H को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ दें? प्लस चार्ज, डेट आर कॉल्ड इथाइल कार्बोकेटायन। और ये भी कैसा हो गया? 1 डिग्री हो कार्बोकेटायन हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपसे हम कहें कि CH3 CH2 प्लस कैसा कार्बोकेटायन? बिल्कुल 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखो चूँकि 1 डिग्री कार्बन पे प्लस है ना, उसी प्रकार से 2 डिग्री में भी लिख सकते हो कि 2 डिग्री कार्बन पर धन आवेश आता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो तो CH3 CH पे प्लस और फिर क्या हो गया? CH3। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो प्लस है मतलब कि यह कार्बन है कैसा? किस कार्बन में प्लस है? देखो तो 2 डिग्री कार्बन है ना, और 2 डिग्री कार्बन मतलब वह ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ वही तो 2 डिग्री है। अब इस 2 डिग्री कार्बन पे प्लस है तो इस पूरे को हम बोल दिए कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 की बात कर लेते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की। जरा सोचो CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज।
इसके एग्जाम्पल ढूंढो। तो यह कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है ना, और इस 3 डिग्री कार्बन में प्लस चार्ज है, तो इसको हम बोल दिए क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी थोड़ा स्टेबिलिटी की, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यानी कि C+, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कार्बोकेटायन की स्थिरता, कार्बोकेटायन की स्थिरता। मतलब ये कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थिर है, कौन सबसे अधिक स्थिर नहीं है, कौन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सबसे अधिक स्थिर है। तो आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखो, कार्बोकेटायन की स्थिरता की बात करें हम, कार्बोकेटायन की स्थिरता, तो ध्यान देना कि यह समानुपाती होता है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती होता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, लेटर कोड अल्फा, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, अल्फा। ये आपका समानुपाती है। तो जो कार्बोकेटायन की स्थिरता होती है वह समानुपाती होता है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जरा समझो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। यदि आपसे कोई पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए समझते हैं। कार्बोकेटायन के अगल बगल, कार्बोकेटायन के अगल बगल वाले, अगल बगल वाले स्थिति को अल्फा स्थिति कहा जाता है, अल्फा स्थिति कहा जाता है। और वहाँ पर उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन एवं अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। क्लियर। कार्बोकेटायन के अगल बगल वाले स्थिति को अल्फा स्थिति कहते हैं, कहा जाता है। और वहाँ पर उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन एवं अल्फा हाइड्रोजन। इसी की एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2+ है। यह स्पष्ट है कि यह कार्बोकेटायन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन में प्लस चार्ज है। आपसे कहें कि इसका अल्फा पोजीशन कौन सा है, ज़रा सोचो। इसके अगल बगल देखो, तो इसके अगल में बगल में तो ये है ना, अगल बगल में क्या, अगल बगल मतलब क्या, इधर उधर। देखो इसके इधर में CH3 है, उधर तो कुछ नहीं है ना, इधर क्या है, CH3 है। तो इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन, अल्फा स्थिति। और यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम बोल देंगे अल्फा कार्बन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। तो आपसे हम कहें कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, आप क्या बोलोगे, 3 है ना। क्योंकि देखो जो कार्बन पे प्लस है ना, इसके बगल वाले स्थिति को क्या बोले हम, अल्फा स्थिति। और इस स्थिति पे जो रहेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। कार्बन है तो बोल दिए अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन है तो बोल दिए अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 है ना वहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से CH3 CH+ और यहाँ पे CH3। जरा सोचो यह कार्बोकेटायन है कैसा, तो आपको दिख रहा होगा कि यह 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्लियर। इसके अगल बगल ढूंढो, तो इसके अगल में यह और बगल में यह, तो आप पाओगे कि दोनों अल्फा स्थिति है, अल्फा पोजीशन है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन की ढूंढ रहे हैं ना हमको, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो गया, 6। क्लियर। नेक्स्ट CH3 और CH3 और यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। आपको पता है कि यह कैसा हो गया आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। क्लियर। आपसे कहें हम कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखो तो इसके अगल बगल तो पूरा CH3 है ना,
क्लियर। तो 3 3 6 और 3 9, तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना 9। कहता है कि कार्बोकेटायन की जो स्थिरता होती है वह अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती। इसका सेंस क्या, मतलब कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्थिरता। जरा सोचिए कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन किस में है, आप पाओगे कि यहाँ पे 3 डिग्री वाले में है। तो सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन उसमें है, यानी कि सबसे अधिक स्थिरता किसकी होगी, इसी की होगी। मतलब ये कि याद रखना इस चीज़ को, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्थिरता सबसे अधिक होती है। उसके बाद कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और सबसे पीछे चला जाता है CH3+। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्थिरता सबसे अधिक, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद CH3+। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि 4 5 ऐसे होगी, 1 2 तो 3 आपको बता दिए हम कि सबसे अधिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कार्बोकेटायन का हम लोग मिक्सिंग कर देते हैं, इसमें एलाइलिक कार्बोकेटायन रख दे देते हैं, उसमें हम आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आ जाता है, और आपसे उसमें कहता है कि सबसे अधिक स्टेबल कौन है। जरा सोचो, हम एक काम करते हैं, उस पूरे ऑर्डर को यहाँ पे अरेंज करते हैं, आगे हमको काम आएगा। तो कार्बोकेटायन की स्थिरता के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरे ऑर्डर को देख लेते हैं। देखिए, यदि आपके पास साइक्लोप्रोपाइल हो और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसकी संख्या 3 हो, इसकी संख्या कितनी हो, 3 हो, और इस पे प्लस चार्ज हो, तो सबसे अधिक स्टेबल यही होता है। क्योंकि जितने छोटे रिंग पे प्लस आ जाएगा ना, वह उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जिस पे 2 हो, थोड़ा सा आप लोग बड़ा लिखिएगा, प्लस चार्ज। उसके बाद 1 ही हो, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो मान लो कि आपके पास यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से 3 फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, 3 आपका क्या जुड़ा हुआ हो, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, मतलब कि बेंजीन जुड़ा हुआ बोले तो, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। उसके बाद आपको इसी CH पे प्लस चार्ज और इस पे 2 बेंजीन जुड़ा हुआ हो, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, और मान लो कि यहीं पे एक लेते हैं, एक यहाँ पे हो। उसके बाद की चूँकि इसमें देखो, इसमें होता है ना कि इसमें रेजोनेंस अधिक होता है। देखो इसमें आपका, इसको अपनी निकालोगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका 10 के आसपास आ जाएगा, इसमें 7 के आसपास आएगा। फिर आगे बढ़ो, इसके आगे जाओगे ना, देखो इसके पीछे की बात करें हम, तो इसे सबसे पहले होना तो यह चाहिए बेंजीन, और इस पर क्या CH2+ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बस ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद आपके पास आ जाता है 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेंजाइलिक वाला CH2+। ऐसा एक्सपेरिमेंटल हालांकि होना तो इसको चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान में लेकर चलना होगा आपको। उसके बाद जो होता है वो होता है आपका एलाइलिक वाला CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2+ एलाइलिक कार्बोकेटायन, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है CH3 CH+, और फिर आपका क्या हो गया CH3 2 डिग्री, और फिर सबसे आगे ये चला जाता है CH3 CH2+, और फिर आपका CH3+। इस यह पूरा ऑर्डर है आपका, होल कार्बोकेटायन का ऑर्डर है, इसको आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। यह यदि आपसे मान लो कि आपसे एग्जाम में सवाल पूछे, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यदि आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन अच्छा प्रोडक्ट है,
कौन अच्छा प्रतिफल है, मान लो कोई रिएक्शन करा दिया हो, कौन अच्छा प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ हो CH3 CCH3 CH3 और यहाँ पे Cl हो, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हो आपको बेंजीन हो और इस पे CH2 हो और यहाँ पे Cl हो। बताओ कौन सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। या OH लगा देते हैं, काम करते हैं यहाँ पे OH लगा देते हैं और यहाँ भी OH लगा देते हैं, बेंजालिक अल्कोहल वाला का। बताओ आप देखो कि जब OH को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज आएगा ना, जब प्लस चार्ज आएगा तो यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। यहाँ से OH को हटाओगे तो यहाँ पे प्लस, तो यह बेंजालिक कार्बोकेटायन होगा। तो दोनों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, ज़्यादा 3 डिग्री जो होता है बेंजालिक से भी अधिक होता है। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन हो गया, ए नंबर हो गया। क्लियर। चलिए तो ये तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके आपका कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, कहाँ कहाँ यह प्रेजेंट होता है। तो इसको नोट करिए फिर हम आगे चलता है। चलिए तो कुछ कार्बोकेटायन के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन की कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं इसमें। देखो सबसे पहला चीज़ इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इसकी संकरण की। तो देखो CH3 है ना, H इसी को उठाओ, किसी को ले सकते हो, एक ही बात है, प्लस चार्ज। अब सबके पीछे कार्बोकेटायन का संकरण कितना कैसा का होता है। तो देखो Z = सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 3 लोन पेयर तो मैंने 0 तो 3 हो गया, जिसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया sp2 दिखाई दिया। तो इस कार्बोकेटायन का जो हाइब्रिडेशन होता है कैसा होता है, sp2 होता है। क्लियर। दूसरी बात कि आप पाओगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन और किसी भी स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की। जबकि है इसमें कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। तो ध्यान रखना कि जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। आगे पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है अगले लेक्चर में। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, और अच्छा से पढ़ेंगे इसको। बस ध्यान रखना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही। चलो तो दूसरा इसमें 2 चीज़ पता चला कि इसका संकरण कैसा होता है और या इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पता चला कि कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल है। तीसरी बात कर लेते हैं इसकी शेप साइज की। देखो यदि हम इसकी शेप की बात करें यानी कि आकार की बात करें या साइज की बात करें, शेप आकृति या आकार की बात करो, आकृति या साइज की बात करो, आकार। ध्यान रखना sp2 हो गया। sp2 का जो होता है वो होता है आपका ट्रायगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। ठीक है, इसका जो शेप होता है, जो आकृति होता है वह कैसा होता है, त्रिकोणीय समतल। इसको ध्यान में लेकर चलना है। चलिए चौथा बात कर लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना यह आपको योगात्मक अभिक्रिया से प्राप्त होगा, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, आगे यदि आप पढ़ोगे नेक्स्ट इसके आगे में हम डिस्कस करेंगे विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। इस सब अभिक्रिया में कार्बोकेटायन बनेगा। इस सब अभिक्रिया में क्या होगा, आपको कार्बोकेटायन बनेगा। जब अभिक्रिया की चर्चा हम करेंगे, जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी जब चर्चा करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई कार्बोकेटायन की। अब हम बात करते हैं कि कार्बो एनायन क्या होता है। नंबर 2 में
डालिएगा हेडिंग कार्बो एनायन। चलिए, यदि हम बात करते हैं कार्बो एनायन की, तो देखो कार्बोकेटायन में क्या हो रहा था, जरा सोचिए कि कार्बन पे प्लस चार्ज था ना, जब कार्बो एनायन हो गया कार्बो एनायन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या था कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पर कैसा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे कार्बो एनायन बोल देंगे। तो सोचिए कि आपका यह कैसे बनता है, पहले देख लेते हैं हम। CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है, आपको मान लो कि यहाँ पे कोई X अटैच हो, क्या अटैच हो, X। एक काम करते हैं, इसको और अच्छा से लिखो, CH H और H। यहाँ पे कोई X अटैच हो, X बोले तो वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, X आपका यहाँ पे क्लोरीन भी, क्लोरीन तो हम लेकर नहीं चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे आपका कोई X ऐसा आइटम है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला है, कम विद्युत ऋणात्मकता हो वाला है, जैसे कि मैग्नीशियम हो सकता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता वाला है यदि कोई X अटैच है यहाँ पे तो। और C है, जब इससे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का है तो कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा ना। देखो जैसे कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H CH H और कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, X पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, यही होगा ना। देखो मान लो कि हम इसी में H और यहाँ मैग्नीशियम लगा दें। आपको पता है ना कि मैग्नीशियम कितना होता है, 2.1 के आसपास होता है, इसका कितना होता है, 2.5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है ना, तो यह इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। वही कहानी यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इसी को आप लिख सकते हो क्या, CH3 माइनस, यही तो वो कार्बो एनायन है ना। इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बो एनायन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल कार्बो एनायन, ठीक है। अब इसके कुछ गुण की, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कैसा है क्या नहीं है। यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके संकरण की। किसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी संकरण की। तो सोचो इस CH और यहाँ पे एक लोन पेयर थी तो है, इसमें आपसे कहेंगे कितना हो गया था। देखो तो इसका जो है संकरण एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर भी तो है, 3+1 हुआ। तो क्या हो गया 4, तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp। तो ध्यान रख sp3। तो याद रखिएगा जो आपका कार्बो एनायन होता है उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो कैसा होता है, sp3 होता है। क्लियर। दूसरी बात करते हैं इसके, एक ऐसा है आखिर, जरा सोचो कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 और 2 8। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अच्छी बात है। देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 और कितने 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा है या किसी को दे सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि न्यूट्रॉन एस नहीं, न्यूट्रॉन एस नहीं। आगे पढ़ेंगे इसको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका कार्बो, हम 2 चीज़ पढ़ लिए कि जो आपका कार्बो एनायन होता है इसका हाइब्रिडेशन होता है आपका sp3। दूसरा कि यह आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक स्नेही या न्यूट्रॉन स्नेही बोलो जो बोलो, न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही बेटर रहेगा, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। चलिए तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी की चर्चा कर लेते हैं। देखो यदि हम कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बो एनायन की, तो इसका स्टेबिलिटी ठीक इसके उल्टा होता है। जैसे कि कार्बो एनायन में क्या था कि कार्बो एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन यानी कि समानुपाती होता था। यह जो कार्बो एनायन होगा इसकी जो स्थिरता होगी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे कम
उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी अधिक, उस कार्बोनाइन की स्थिरता अधिक। तो याद करो, ठीक उल्टे कर दो इसको। उसमें क्या था, CH3 सबसे पीछे था ना, तो CH3 माना सबसे आगे, उसके बाद CH3 CH2 माइनस, उसके बाद आपका CH3 CH माइनस CH3, और फिर आपका C माइनस और CH3 पे 3। देखो तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोनाइन है, और ये आपका 3 डिग्री कार्बोनाइन। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका कार्बोनाइन की बात। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अगला फ्री रेडिकल है आपका। अगला जो आपका इंटरमीडिएट है वह क्या है आपका, फ्री रेडिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, फ्री का मतलब होता है मुक्त, और रेडिकल बोले तो मूलक, मुक्त मूलक, और मूलक मतलब कि डॉट सिर्फ। तो ध्यान रखना इसे कि मान लीजिए इसकी बात करें हम, तो ये आपका मान लो कि यह CH3 है और इसके साथ कोई Y आइटम जुड़ा हुआ हो। कैसा आइटम जुड़ा हुआ हो, Y आइटम या X जो मानो, और X जो है वह कार्बन के समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो, लगभग समान हो। तो ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन ही होता है, जनरली सामान्यतः हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो यह क्या करेगा कि यह यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ब्रेक करेगा तो CH3 पे रेडिकल और प्लस X पे भी रेडिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लगभग समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ना यह खींचेगा ना यह खींचेगा, तो अपने आप बीच से टूट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी ही नहीं, तो मतलब कि अपना ही इलेक्ट्रॉन लेकर स्थिर हो जाएगा जो बॉन्ड में लगाया हुआ है। तो उसी को डॉट डॉट से इंडिकेट कर देते हैं। इसी को हम बोल देते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मुक्त मूलक। क्लियर? आगे बढ़ो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। CH3 डॉट है ना, तो ध्यान रखना, यदि हम इसके सबसे पहले यह है कैसा, ज़रा सोचो, यह C है, यह H है, यह H है, यह H है, और यह डॉट है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। और याद करना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसी को हम क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोला करते हैं। कोई आपत्ति? देखो, ठीक उसी प्रकार से इसकी हम हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं, जेड की। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3, और लोन पेयर था ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कभी भी लोन पेयर होता नहीं है। लोन पेयर का मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 कर दो, तो कितना हो गया, 3.5 हो गया आपका। देखो ये जेड इज इक्वल 3.5 हो गया। तो जरा सोचिए, जब जेड का वैल्यू 3 होता था तो sp2 हो रहा था ना, और जब जेड का वैल्यू आपका 4 हो रहा था sp3 हो रहा था, और यह है आपका 3.5। तो कहीं ना कहीं इसका जो हाइब्रिडेशन है वह sp2 और sp3 के बीच में है, एग्जैक्ट इसका हाइब्रिडेशन नहीं है। क्लियर? कहाँ कहाँ मिलेगा यह, कैसे पता करो कि इसमें फ्री रेडिकल है? तो ध्यान रखना, यदि आपको अगला पॉइंट में इसको पॉइंट नंबर 1 कर लेना, और इसको पॉइंट नंबर 2, और इसको पॉइंट नंबर स्टार्ट नंबर 3, क्या कि यदि कहीं पे आपको हीट हो, उष्मा लिखा हुआ हो, ठीक है, यदि कहीं पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का मेंशन किया हुआ हो, करंट का, यानी कि विद्युत धारा का, और अच्छा से लिखो इसको, विद्युत धारा कहीं पे आपको और हो गया, और कहीं पे आपको पर ऑक्साइड मेंशन किया हो, पर ऑक्साइड, जैसे कि हम यहाँ क्या बोलते हैं, ArOR, अल्कली पर ऑक्साइड, HOOH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कहीं पे पर ऑक्साइड आपको दिख जाए तो समझना है। और एक और ले लो, रेडिकल्स, मूलक। यदि इस तरह का कोई चीज़ आपको दिखता है, हीट, उष्मा, विद्युत धारा, पर ऑक्साइड,
रेडिकल, और एक दो लिखना चाहते हो लिख लो, प्रकाश, लाइट, प्रकाश, इससे कि नहीं होता हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट किरण। तो यदि ये सब चीज़ आपको वहीं पे दिखता है किस रिएक्शन में, तो समझना कि फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। इंटरमीडिएट में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। आगे बात करते हैं, यह किस किस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, तो देखो हम आगे डिस्कस करेंगे। यह सबसे पहले यह प्राप्त होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। दूसरा यह एडिशन में भी प्राप्त होगा एक तरह से, योगात्मक अभिक्रिया में भी मिलेगा, यह ऊर्जा अभिक्रिया में भी मिलेगा। लो बहुत सारा है, ऊर्जा अभिक्रिया में भी मिलेगा। डॉट से ये जो कुछ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वहाँ भी इस फ्री रेडिकल का यूज आएगा, जब मैग्नीशियम क्रिकार्ड विधि जब पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपका Cl है, जैसे कि यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मान लो ये Cl है ना, तो अगला स्टार्ट करके लिख लेना। यदि Cl रेडिकल है यहाँ पे और एक और Cl रेडिकल आ जाए, तो यह Cl रेडिकल मिलकर क्या बना देता है? Cl2 बना देता है। एक CH3 रेडिकल है और एक आपका Cl रेडिकल है, यह तीनों मिलकर आपको क्या बनाता है? CH3 Cl बनाता है। ऐसा रिएक्शन आपके पास आएगा जब हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको आप दिखा सकते हो कि जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यह ऐसे ब्रेक कर गया और यह ऐसे ब्रेक कर गया। चलिए, तो ये रहा आपका फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। एक और है आपका कार्बिन, तो उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कार्बिन के बारे में, कि कार्बिन क्या होता है, ठीक है। कार्बिन जो है सो आपका सिलेबस में उतना डेप्थ में मेंशन नहीं है, फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कार्बिन, कार्बिन का मतलब होता है, इसी को हिंदी में भी कार्बिन ही बोलोगे। देखो, CH2 और स्पेस कार्बन पे लोन पेयर, इसी को हम बोलते हैं कार्बिन। एक कार्बन है तो बोल देते हैं मिथाइल कार्बिन, मिथाइल कार्बिन। CH3 CH लोन पेयर है तो हम इसी को बोल देते हैं इथाइल कार्बिन, इथाइल कार्बिन। ऐसा बहुत सारा हो जाएगा। सवाल ये रहा कि इसमें क्या होता है। देखो, ये जो कार्बन है, एक H इससे है, एक H इससे, एक लोन पेयर है। तो पहला पॉइंट, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो कैसा हो गया? sp2 हो गया। यह है कैसा? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो दूसरा पॉइंट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जब 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लियर? नेक्स्ट, और इसमें क्या देखो, देखो यही है, बस आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। और अगला पॉइंट में कि CH और एक ए आप दिखा सकते हो कि इसमें 2 बॉन्ड है, और मतलब कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, जो बॉन्ड बनाया हुआ है। और जो 2 लोन पेयर है, या 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? तो नॉन बॉन्डिंग में है, ठीक है। कहाँ कहाँ रिएक्शन यहाँ पर आप मिलेगा? तो मुख्य रूप से यह दो ही रिएक्शन में यह प्राप्त होता है। हालांकि जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए, जब हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया, वहाँ भी आपको कार्बिन मिलेगा। फिर जब एमीन पढ़ेंगे, वहाँ पे जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एक कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट में आएगा। तो बस हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा स्थिरता इस रिएक्शन इंटरमीडिएट अभिक्रिया मध्यवर्ती का होगा, उतना अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हैलो एल्केन और हैलोरिन बनता कैसे है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट देख लिए थोड़ा सा,
और उससे पहले वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की चर्चा करेंगे, और जब हम हेलो प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसी के साथ साथ आपका एडिशन सब्स्टिट्यूशन उसी के साथ हम लोग करते चले जाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। यदि आप पहला लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हेलो एल्केन हेलो एरिन का फर्स्ट लेक्चर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।